वेलकम टू एनसीईआरटी। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर फोर्थ कृषि। सॉरी। तो हम कृषि पढ़ेंगे और बेसिक चीज़ जानेंगे कि कैसे कृषि होती है, कृषि वर्ड कहाँ से, एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से आया है, और पूरा कहानी के माध्यम से, जो कि एनसीईआरटी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कहानी के माध्यम से हम इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कृषि। गुरप्रीत, मधु और टीना कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। तो गेहूं का यूज़ बता रहा है किसान की, जो गेहूं पैदा कर रहा है उसको क्या यूज़ होगा, उसका आगे यूज़ क्या होगा। ठीक है। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण के लिए 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं। फर्स्ट, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाएं। तो पौधे के उत्पादन से लेके पौधे के परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण के लिए पौधे से, पौधे जो है पौधा, पौधे से प्राथमिक, वो पौध क्या कहते हैं कि पौधा है, पौधे से जो परिष्कृत उत्पाद बनेगा ना, उसको पूरा प्रोसेस कितने चरणों में शामिल है? 3 चरणों में। 3 प्रोसेस, देयर आर 3 प्रोसेस। ये प्राथमिक उत्पाद, द्वितीयक उत्पाद, तृतीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। प्राकृतिक संसाधनों का क्या है कि उत्पादन हो, और निष्कर्षण प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत है। कि जैसे खेती है, किसान, तो किसान क्या प्राथमिक क्रियाओं में जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो क्या करता है, वो करता है 1 मिनट, वो क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन निष्कर्षण से। तो प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करता है ना खेती में, तो प्राथमिक क्रिया हो गई। कृषि, मत्स्य, कृषि मतलब खेती, मछली पालन और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है। प्राथमिक क्रियाओं के क्या कि कृषि, मत्स्य पालन और संग्रहण। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। अब ये जो द्वितीय क्रिया होती है ना, तो ये प्रोसेस से संबंधित हैं। इस्पात विनिर्माण। अब इसका जो स्टील स्टील बनता है, जैसे कि सबसे पहले लौह अयस्क निकल गया, तो वो लौह अयस्क निकालना किस में शामिल है? प्राथमिक क्रियाओं में। ठीक है। और इससे जो इस्पात बनेगा प्रोसेस होके, उसमें कितना कोयला लगेगा, कितना और चीज़ें लगेगी, क्रोमियम भी लगता है शायद, उसके बाद में स्टील तैयार होता है। ठीक है। इस्पात निर्माण, डबल रोटी पकाना। अब गेहूँ पैदा किया, वो तो गेहूँ में जो लगा था उत्पादन किया, वो तो किसान किस में? प्राकृतिक क्रियाओं में, वो प्राथमिक क्रियाओं में। उसके बाद में डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना। कपड़े के लिए जो रेशम या वो क्या कहते हैं कॉटन, उसको उगा दिया गया। उसके बाद में जो कपड़े का प्रोसेस होता है ना, कपड़ा बनना, बुनना, तो वो द्वितीय क्रिया में हो गया। इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है। तो द्वितीय क्रियाओं में क्या था कि संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित थे। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। अब तृतीय क्रियाएं क्या होती हैं? तृतीय क्रियाएं होती हैं कि प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को सेवा क्षेत्रों, सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करते हैं। से यातायात। अब क्या हुआ, कच्चे माल को ले जाना था कहीं पे, सपोज करो कि फैक्ट्री कहीं दूसरी जगह थी और कच्चा माल उससे कुछ दूरी पे था, तो कच्चे माल को ले जाना था। कच्चे माल को ले जाया गया किसके द्वारा? यातायात के द्वारा। तो यातायात क्या हो गया? तृतीय क्षेत्र हो गया।
व्यापार, और उसका बिजनेस करना है। हो गया सब, मतलब उत्पादन तैयार हो गया उत्पाद, अब उसको व्यापार करना है, उसका बिजनेस करना है, बेचना है। बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक, तो आप प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, एक किसान के एग्जाम्पल से, उसके खेत के माध्यम से आप समझ पाए कि डबल रोटी, पहले तो गेहूँ उसने पैदा किया, उगाया, तो उस गेहूँ में क्या हुआ, वो प्राथमिक क्रिया से संबंधित हो गया। सॉरी। उसके बाद में क्या हुआ कि उसको यातायात के द्वारा ले जाया गया कहीं पे, तो द्वितीय क्रिया के संबंधित हो गया कि द्वितीय क्रिया से। उसके बाद में थर्ड स्टेज क्या आ गई, थर्ड स्टेज आ गई कि उसका जो है व्यापार किया गया, अब उसको बेचा जा रहा है, वो तृतीय सेवा क्षेत्र का कार्य है, तृतीय क्षेत्र का कार्य है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकेंड और टर्सरी एरियाज का, क्षेत्रों का आपने देख लिया। अब इसके बाद में शब्द उत्पत्ति। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। एग्री जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ है खेती करना, कृषि करने से हुई है। ठीक है, अभी हो गया। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। अब चैप्टर पूरा कृषि पे आधारित है, अब कृषि को बता रहा है कृषि कैसी क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन इसमें शामिल है। विश्व के 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। ठीक है, विश्व के कितने लोग संबंधित हैं इसमें? 50%। 50% लोग किससे संबंधित हैं? वर्ल्ड में सपोज करो कि इस समय 6 अरब जनसंख्या है। ठीक है, वर्ल्ड में सपोज करो 1999 तक 6 अरब जनसंख्या हो गई थी ना, पिछले बार में हमने पढ़ा था। 50 सालों में 3 अरब से 6 अरब बढ़ गई थी। 1804 में 1 अरब जनसंख्या थी। 1804 से 150 साल में कितनी, 3 अरब जनसंख्या हो गई थी 1959 तक। और 1959 से 1999 50 साल में 6 अरब तक जनसंख्या हो गई थी। और अभी 1999 से 24 साल फिर हो गए हैं, तो फिर जनसंख्या बढ़ी होगी, 8-9 अरब हो गई होगी। तो सपोज करो जितनी भी जनसंख्या है ना, मान लो कि 8 अरब जनसंख्या है इस समय दुनिया की, अभी एग्जैक्ट डाटा तो मुझको याद नहीं कि कितनी जनसंख्या है। तो उसके 50% लोग, 50% जो लोग हैं वो किससे संबंधित हैं? कृषि से संबंधित हैं। 4 अरब लोग खेती करते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, भारत में 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। इंडिया का क्या हाल चाल है? इंडिया का 2/3, मतलब 66% जो इंडिया की भी जनसंख्या है ना, वो भी खेती कर रही है। अनुकूल स्थलाकृति, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। चित्र 4.1, कृषिगत भूमि क्या है कि अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। चित्र 4.1, आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। ठीक है, तो अच्छी कृषि के लिए क्या होना चाहिए? अनुकूल स्थलाकृति, जो वहाँ का भूमि है उसका स्ट्रक्चर, जियोमॉर्फोलॉजी जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए। मृदा और जलवायु, जलवायु भी अच्छी होनी चाहिए, मृदा भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। चित्र 4.1 में आप देख लीजिए, 1 मिनट, आप 4.1 में आप देख लीजिए, सॉरी 4.1 में आप देख लीजिए। और कृषिगत भूमि का विश्व वितरण, तो जहाँ पे देखो, जहाँ पे ग्रीन वाला है ना, वहाँ पे कृषि की जाती है। तो एक ये उत्तरी अमेरिका का भाग देख लो,
और छोटे छोटे भागों में फिर यहाँ पे कनाडा ना, देखो कनाडा देश पड़ता है यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका का कनाडा देश है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कृषि का है सिस्टम। इंडिया तो पूरा कृषि क्षेत्र वाला दिख रहा है। इधर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इधर आप देख सकते हैं यूरोप के देश, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के छोटे छोटे क्षेत्र सब कृषि से संबंधित है। अच्छी कृषिगत भूमि है यहाँ पे। मतलब वैसे कृषि होने को तो हर जगह हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक ये सब जो एरियाज़ हैं वो खेती से ही संबंधित हैं, वहाँ पे अच्छी खेती हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में इसका 4.1 का था भी कि कृषिगत भूमि का विश्व वितरण। अब देख लीजिए, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, तो आप क्या जानते हैं कि एग्रीकल्चर, एग्री में कल्चर जुड़ा तो एग्रीकल्चर मतलब कृषि। इसके बाद में सेरीकल्चर क्या होता है कि रेशम कीट पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, हार्टिकल्चर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। वाणिज्यिक उपयोग के लिए, अपने उपयोग के लिए नहीं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए, मतलब बिजनेस पर्पस से फूलों, फलों और सब्जियों को उगाना क्या कहलाता है, हार्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट कृषि तंत्र, नेक्स्ट क्या है सॉरी, कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं, ठीक है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या हैं, बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। इसके महत्वपूर्ण निवेश हैं जुताई बुआई, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज, जुताई बुआई और सिंचाई, निराई, कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र में के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें निवेश क्या करना पड़ता है। इसके निवेश की बात करें तो हर चीज़ में होता है ना कि निवेश पहले करते हैं, बीज निवेश करेंगे, उर्वरक निवेश करेंगे, मशीनरी और श्रमिक, ठीक है। उसके बाद में इतना निवेश हो गया, फिर उसके बाद में सिंचाई करेंगे, इसकी निराई करेंगे, कटाई करेंगे, ये कुछ क्रियाएं करेंगे, संक्रियाएं करेंगे। उसके बाद में जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद, ये सब इसके प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब इसमें चित्र के माध्यम से भी दर्शाया गया है कि कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति, जो खेती योग्य भूमि है, अच्छी जो भूमि है उसकी कृषि पद्धति क्या होती है। अब देखो निवेश क्या किया, मशीनरी, देखो ट्रैक्टर है उसमें, उसके बाद में बीज डाला, रसायन डाला, ठीक है। और फिर प्रक्रम या फिर कुछ संक्रियाएं जिसको कहते हैं, क्या क्या, जुताई बुआई, छिड़काव, छिड़काव कर रहा है ना, कुछ कीट लग गया होगा इसके ऊपर, तो ये क्या कर रहा है, छिड़काव कर रहा है। उसके बाद में अब लास्ट में क्या आ गई, फसल आ गई। तो आप देख लीजिए सॉरी। उसके बाद में चित्र 4.3, भौतिक निवेश क्या होता है कि कृषि हो रही है, भौतिक निवेश क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, फोटोसिंथेसिस जिसे होती है, ठीक है, टेम्परेचर, वर्षा, मृदा, ढाल, ये सब भौतिक निवेश है। मानवीय निवेश क्या है, मानवीय निवेश है भंडारण, स्टोरेज, श्रम, मशीनरी, रसायन, ठीक है, ये सारे मानवीय निवेश हैं। उसके बाद में ये हो गया ना। अब रोचक तथ्य, रोचक तथ्य के बारे में हम करेंगे कि जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। ये जैविक कृषि है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको कहते हैं। और ये बहुत ही पूरे वर्ल्ड में इस समय इसकी डिमांड चल रही है कि इतनी ज़्यादा डिजीज़ेज़ हो रही हैं सबको, तो लोग धीरे धीरे जो भी जिनके पास ज़्यादा पैसा है और जो अफोर्ड कर सकते हैं
और धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं किस पे, जैविक कृषि पे। वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाना चाहते हैं कि जैसे ऐसे आम का कीमत कितना है, जितना भी कीमत है ना उससे 10 टाइम्स ज़्यादा कीमत पे वो लोग आम ले रहे हैं ऑर्गेनिक, उसमें कोई केमिकल यूज़ ना हुआ हो उसकी पूरे प्रोसेस में। और जैसे जो भी सब्जियां हैं, फल हैं, तो उनका भी ले रहे हैं कि कोई मतलब उसमें यूज़ ना हुआ हो ऐसा, तो ऐसे करके। ठीक है, अब कृषि के प्रकार, कृषि के कितने टाइप्स की कृषि हो सकती है, अब इसको देख लीजिए। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये हैं फर्स्ट निर्वाह कृषि और सेकंड क्या, वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि, देखो एक कृषि तो होती है जिसमें अपना गुजारा होता रहे, निर्वाह होता रहे, और एक होता है बिजनेस पर्पस से कि इसका जो भी प्रोडक्ट होगा उसको मार्केट में बेचेंगे और उससे हम क्या करेंगे उससे हम करेंगे, पैसा आएगा और उससे हम अपना खर्चा जो हमारा होगा या हम जो भी काम करना चाहेंगे वो करेंगे पैसे के लिए, मेनली बिजनेस पर्पस से। ठीक है, तो निर्वाह कृषि क्या होती है, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह निर्वाह कृषि का पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आप देख लीजिए कि ये तो निर्वाह हो गया था, लेकिन निर्वाह को फिर से अब इसमें क्या है कि लो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाएगा कि घर में 4 लोग हैं तो उन्होंने ही मतलब काम कर लिया वहाँ पे निर्वाह कृषि में, और कम प्रौद्योगिकी का। अब फिर इसमें 2 प्रकार फिर से इसके हो जाते हैं, आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। तो अब देख लेते हैं ये इनके क्या, ये क्या टाइप्स हैं, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। ठीक है, तो इसमें क्या है, गहन निर्वाह कृषि में क्या हो जाता है, गहन निर्वाह कृषि में किसान जो है अधिक धूप वाले दिनों में एक से अधिक, एक वर्ष में एक से अधिक कृषि उगाता है, मतलब मेहनत ज़्यादा करता है और वो एक से अधिक फसलें उगाता है वहाँ पे। ठीक है, तो अपनी लो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और मतलब ज़्यादा मेहनत करके, जैसे गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल हैं इसमें। और ये क्या करता है कि अब कम ज़्यादा फसलें उगाता है एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाता है। दूसरा, आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में क्या होता है, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पुष्चरण शामिल हैं। ठीक है, अब आदिम कृषि में हम देख लिया कि स्थानांतरी कृषि। अब स्थानांतरी कृषि के बारे में हम लोग देखते हैं कि स्थानांतरी कृषि क्या होता है। स्थानांतरी कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्व भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन के क्षेत्र हैं। ठीक है, वृक्षों को काटकर या जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरी कृषि को कर्तन या दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये स्थानांतरी कृषि होती है, जबकि इंडिया में इसको बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में होती है ना, तो इसको कहते हैं इंडिया में झूमिंग कृषि, स्थानांतरी कृषि। अब 2 टाइप्स के थे ना कृषि, एक था कि गहन निर्वाह कृषि, उसमें किसान क्या करता था कि बार बार फसल उगाता था,
उसके बाद में आदिम निर्वाह कृषि, इसमें स्थानांतरी कृषि और चलवासी कृषि का मतलब प्रचलन था। अब स्थानांतरी कृषि क्या थे? स्थानांतरी कृषि ये है सॉरी कि छोड़ के चला जाता है। कृषि जो है छोड़ के चली जाती है, जो कुछ थोड़ी दिन खेती करता है, जंगलों को साफ करके वहाँ पे खेत बनाता है, और फिर कुछ दिन जब तक उसकी उर्वरता ख़त्म हो जाती है तो फिर चली जाती है। राख को उसमें मिलाया जाता है, ज़मीन में आलू, रतालू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी बताया कि कहाँ कहाँ पे प्रचलित है। इसके बाद में चलवासी पशुचारण का जिक्र आया था, तो आप ये भी देख लीजिए चलवासी पशुचारण क्या होता है। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली खेती नहीं करते हैं, अपने पशुओं के लिए चारे के लिए इधर से उधर जाते हैं और उन्हीं के लिए पूरा जो है सामान जुटाते हैं, और जब सीज़न ख़त्म होती है तो चले भी जाते हैं, सीज़न जब दूसरी आ जाती है तो आ भी जाते हैं, इस टाइप का। और इनका जो है उत्पाद क्या होता है? दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उपलब्ध संसाधन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि निर्वाह कृषि, निर्वाह में भी गहन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में 2 वर्ड्स आए थे, स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आप जानते हैं? डू यू नो सॉरी डू यू नो का सेक्शन है। 1 मिनट। ठीक, अब देखो उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? स्थानांतरी कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि। ठीक है, झूमिंग कृषि कहते हैं उत्तर नॉर्थ ईस्ट में। मिल्पा कहाँ कहते हैं? मैक्सिको में। रोका कहाँ कहते हैं? ब्राज़ील में। लदांग कहते हैं मलेशिया में। ठीक है, लदांग, रोका, मिल्पा, झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में, लदांग मलेशिया में। ठीक है, स्थानांतरी कृषि के ये नाम है अलग अलग जगहों पे। अब उसके बाद में वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा किसके लिए किया जाता है? वो तो था अपने यूज़ के लिए। ठीक है, अब ये बाजार में विक्रय के लिए किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण शामिल हैं। चित्र 4.5 गन्ने की रोपण कृषि। ठीक है, तो इसमें क्या वाणिज्यिक फसलों का ही उगाया जाएगा जिनका हम बिजनेस कर सकें अच्छे से। ठीक है, चित्र 4.5 वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है इनका कंडीशन है इस क्षेत्र का, यहाँ पे एक ही फसल उगाई जा सकती है, तो यहाँ पे गेहूँ या फिर जो भी यहाँ की फसल उपयुक्त है वो उगाई जाएगी। वाणिज्यिक अनाज कृषि।
अब मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो ये मिश्रित कृषि हो गई। इसके बाद में हम पढ़ते हैं रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो आप रोपण फसलों को देख लीजिए, क्या होते हैं कि ये वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। रोपण फसल वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है और इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास। ठीक है, कपास की एकल फसलें उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होगी। उत्पादन के प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। अब प्रोसेस इसका होता है ना, या तो पास खेतों में ही कर दिया जाता है या फिर इनका जो है पास के किसी कारखाने में। ठीक है, इस प्रकार की कृषि परिवहन जाल के विकास के लिए अनिवार्यता नहीं है। अब परिवहन जाल का भी विकास का अनिवार्यता नहीं है कि मान लो कि काजू हुआ, उसको वहीं पैक कर दिया, कोई बहुत ज़्यादा उसकी अनिवार्यता है नहीं। रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं ना, वहाँ पे रोपण कृषि ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होती है, बारिश भी ज़्यादा होती है। मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कहवा मतलब कॉफ़ी, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण हैं। ठीक है, सॉरी। तो ये देख लीजिए कि इंडिया और श्रीलंका में क्या कौन कौन से इसका उदाहरण है। इसके चाय उदाहरण है, ब्राज़ील में कॉफ़ी, मलेशिया में रबड़। अब देखो केले की रोपण कृषि, ये इसके चित्र में दर्शाया गया है। उसके बाद में है बेटा मुख्य फसलें। बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। ठीक है, तो मुख्य फसलें ये हैं कि जो जितनी जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। हाँ, और फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति हो सकती है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में जो भी होता है उसका उद्योगों के लिए भी कच्चा माल हो सकता है। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। खाद्य फसलों की बात करें तो कौन सी हैं? गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। ठीक, चाय और कहवा क्या है कि मुख्य पेय फसलें हैं। अब चावल की बात करें, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध प्रदेशों का मुख्य आहार है, चावल की बात करें तो। और ये विश्व की भी प्रमुख खाद्य फसल है, इंडिया की भी प्रमुख खाद्य फसल है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और अधिक आर्द्रता, नमी भी ज़्यादा चाहिए और वर्षा भी होती रहनी चाहिए।
यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। तो इसके लिए मृदा सबसे अच्छी कौन सी होनी चाहिए? जलोढ़ मृदा, जिसमें मिट्टी में जल की मात्रा बनी रहे, ठीक है, उसमें अच्छा इसका विकास होता है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। चीन जो है चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है, ठीक है। दूसरे नंबर पे भारत है, फिर जापान में चाहे, अब देखो जापान में एक डोपिंग मेथड अपनाया गया था जापान और फिलीपींस में इसी बार 2023 चला है ना, 2022 में आया था डोपिंग मेथड, जिसमें 12 दिन में फसल तैयार हो जाती है। जापान और फिलीपींस में, और भारत भी अपनाया था डोपिंग मेथड को। भारत जापान और फिलीपींस के सहयोग से अपने यहाँ पे लाया था। तो डोपिंग मेथड एक होता है, उसमें जो चावल की फसल है ना वो 12 दिन में तैयार हो जाती है। ऐसे चीन चावल श्रीलंका है, इसमें अनुकूल जलवायु दिशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। अनुकूल जलवायु दिशाएं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का जो जलवायु है और जिस हिसाब का सिस्टम है, वहाँ पे चावल की 2-3 बार फसलें बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में 2-3 बार उगाई जाती है, और सबसे ज़्यादा वहीं पे चावल उगाया जाता है। फेवरेट भी सबसे ज़्यादा वहीं पे सॉरी मछली चावल यही फेवरेट होता है ना। मछली वहाँ के समुद्र के आसपास से निकल जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, तो मछली तो ऑटोमेटिक गड्ढों में मिल जाती है, तालाब में मिल जाती है। और चावल, मछली चावल पका के खूब खाते हैं वो सब बंगाली तो अब इसके बाद में बढ़ते हैं गेहूँ पे। गेहूँ के वर्धन काल के में मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन, मतलब फसल की कटाई के समय शस्य कर्तन ने इतने तगड़ी टफ हिंदी लिख दिया। गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है, ठीक है। तो इतने सारे देश में सबसे पहले क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका, 1965 का वार याद है, मतलब सुना है उसको, कि अमेरिका ने गेहूँ देने से मना कर दिया था। अभी यहाँ पे नाम भारत का शामिल है, भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है, तब नहीं शामिल था, भारत में नहीं। शास्त्री जी ने जब जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो अब उसके बाद में देखो अब भारत में इतना ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट नहीं करते, ठीक है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। दूसरा मिलेट क्या होता है, ये मोटे अनाज के रूप में पाई जाती हैं, कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती हैं। ये मोटे अनाज के रूप में पाई जाती हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती हैं। ये ऐसी फसलें हैं जिनमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। अब देखो सॉरी, अब देखिए कि मिलेट क्या होते हैं। अब ये इसके लिए कंडीशंस बता दी कि मिलेट के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए। मोटे अनाज के रूप में उगाए जाते हैं पहले तो, कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में भी उगाई जाती हैं। ये ऐसी फसलें हैं, इनके लिए कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान, मतलब बहुत ज़्यादा भूमि की भी दशा अच्छी नहीं होनी चाहिए। पहाड़ों पे भी ये सब उग जाते हैं। मैं भी टूर गया था, ज्योग्राफिकल टूर, BHU डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से, तो वहाँ पे मैं पूछ रहा था सर कि यहाँ पे फसलें कैसे होती है, यहाँ की पहाड़ी भूमि, तो कह रहे थे यहाँ पे मिलेट्स होते हैं, यहाँ पे बाजरे की खेती होती है और वो उस पहाड़ी में पथरीली भूमि में बाजरा डाल देते हैं तो वहाँ पे उग जाता है। तो अब देख लीजिए, और भी बाजरा या कोई छोटी सी मतलब दलहन की फसलें हैं तो वहाँ पे उग जाता, बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन अपने खाने भर का हो जाता है, उनका कैसा कहना था। और वो लोग राजमा ये सब सारी चीज़ें उगा लेते हैं अपनी पहाड़ी भूमि में भी। अब बहुत सारे देखो यहाँ पे फ़ोटोज़ हैं, एक तो केला वाला आपने देख ही लिया था,
उसके बाद में चावल की कृषि, देखो सब धान लग रहा है ना खेतों में। उसके बाद में गेहूं का शस्य कर्तन, मतलब गेहूं की कटाई देख लीजिए, हार्वेस्टर से कटाई हो रही है। उसके बाद में क्या है कि बाजरे की कृषि, ये बाजरे की कृषि देख लीजिए आप। ठीक, प्रैक्टिकली तो आप नहीं देख सकते, फोटो में ही देख लीजिए। में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक, तो मिलेट कहाँ होते हैं? नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके प्रमुख उत्पादक हैं। अब क्या आप जानते हैं इसके बाद में डू यू नो का सेक्शन है। क्या आप जानते हैं कि मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है? विश्व में इसकी रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो मक्का की एक प्रजाति नहीं है, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। मक्का को कॉर्न के नाम से जाना जाता है और विश्व में क्या पाया जाता है? इसकी रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद में मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। तो इतने सारे देश हैं इसमें मक्का उगाई जाती है। किसमें? अमेरिका, ब्राज़ील, उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा और भारत मेक्सिको में उगाई जाती है। मक्के की खेती देख लीजिए आप, बाजरे की खेती थी ना, ये मक्के की खेती है। उसके बाद में कपास, सारी ये फसलें हैं सारी। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाल रहित दिन। ठीक है, 200 दिन मतलब लगभग 6-7 महीने, 7 महीने के आसपास। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक, सूती वस्त्र के लिए क्या है? महत्वपूर्ण कच्चा माल है ये, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। कपास, कपास की भी कंडीशंस बताई कि किसमें किसमें उगती है? जलोढ़ और इसमें काली और जलोढ़ मृदा में। तेज़ चमकदार धूप की आवश्यकता होती है। 7 महीने के लिए 7 महीने टाइम चाहिए। फिर हल्की वर्षा भी होनी चाहिए। ठीक है, पटसन, पटसन क्या होता है? इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। ठीक, इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सुनहरा रेशा, पटसन को। जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है, उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। तो आप देख लीजिए कि उष्णकटिबंध में क्या होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, इसी में तो सूर्य की किरण सबसे ज़्यादा होती है ना, यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे फुलफ़िल हो जाएंगी, तो यहाँ पे पटसन की खेती अच्छी होगी। इसके बाद में कॉफ़ी की बात करें, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। गर्म और आर्द्र जलवायु, ठीक है, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयोग होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, इसके पश्चात कोलंबिया और भारत हैं। ठीक है, तो हल्की सी पहाड़ी भूमि हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसके लिए। और कोलंबिया और भारत में सेकेंड पोजीशन और ब्राज़ील फर्स्ट पोजीशन पे। अधिक गर्म और अधिक आर्द्र। अब देखो रोचक तथ्य हैं, कुछ रोचक तथ्य की हम बात करते हैं। तो कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम के एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था,
अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद की हरकतों से परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की कलियों को चखकर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद इसकी खोज के विषय में संसार को बताया। तो एक बकरी चराने वाला था, एक अरबवासी, उसने खोज की थी 1850 में। काल्दी नाम था इसका, काल्दी नाम भी बताया। ठीक है, और उसके ऊपर तो हम बता ही चुके हैं कि कौन की बहुत सारी प्रजातियां हैं, रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में चाय की बात करें, कॉफ़ी की बात हो गई थी, अब चाय की हम बात करते हैं। चाय तो हम सब लोग पीते हैं, सुबह सुबह शाम शाम भी पीते हैं, अब तो दोपहर भी पीते हैं। तो चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, समवितरित, समान रूप से वर्ष भर वर्षा होनी चाहिए, ठंडी जलवायु होनी चाहिए। कॉफ़ी के लिए क्या चाहिए थी कि आर्द्र और गर्म जलवायु चाहिए थी, आर्द्र और गर्म हाई टेम्परेचर चाहिए था, बट इसके लिए नहीं, इसके लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर वर्षा चाहिए, आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाही दोमट मृदा इसके लिए भी ज़रूरी है, उसके लिए भी थी। और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ढाल पे होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो श्रमिक ना हो तो हमारी क्या कहते हैं इनको, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बुला सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जाती हैं ये और वहाँ से फ़ोटो क्लिक करवाती हैं चाय को चुनने वाली, टोकरी डाल के। चलो तो मजाक की बात होगी। क्या कहते हैं इसको कि चाय के लिए देखो, अब बताया कि चाय के लिए मंद ढाल की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें देखो बताया ना कि वर्षा की आवश्यकता होती है, सम वर्षा। अब वर्षा होती रहेगी तो पानी भर जाएगा, तो चाय की दिक्कत ये है ना कि उसकी जो जड़ें हैं वो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, गल जाती हैं उसकी जड़ें। तो इसलिए क्या करें, इसलिए ढाल की ज़रूरत होती है। तभी देखो पहाड़ी भागों में चाय ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ढालू नुमा या पहाड़ी, हल्का सा पहाड़ी भाग होता है, उसकी जड़ें बहुत गहरी जाती नहीं हैं, ऊपर ही रहती हैं। और वहाँ पे जो वर्षा ज़्यादा हो जाएगी तो सब जड़ें जाएंगी, गल जाएंगी, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए आप इसमें चित्र में, अधिक संख्या में इसकी पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चाय की रोपण कृषि सॉरी चाय की क्या है, रोपण कृषि है। इसके बाद में कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पाद को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या है, उसकी डिमांड्स भी बढ़ती जाती हैं, तो जो कृषि प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी ना, तो उनकी डिमांड्स के लिए उत्पादन जो होता है, उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा ना। उत्पादन बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास में से होता है। यह कई तरीक़ों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके। ठीक है, जितनी बुआई होती थी, मान लो कि 100 एकड़ होती थी बुआई, तो आप जो क्षेत्र खाली पड़ा है उसको बोने योग्य बनाइए और वहाँ पे भी खेती का विस्तार कीजिए। ऐसा कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हो गए हैं, कहीं पे ज़मीन खाली नहीं पड़ी है, बहुत कम है, थोड़ा बहुत प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा के, अब संख्या बढ़ा सकते हैं आप फसलों की, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके। सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा तो क्या होगा कि फसलों का ऑटोमेटिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों के प्रयोग द्वारा, उर्वरकों का यूज़ कीजिए और उच्च उपज वाले हाई सीड बीज भी यूज़ कीजिए। ठीक है, कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का अन्य बहुत पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, कि कोई भी भूखा ना सोए, कि सबको खाना मिल जाए एटलीस्ट, ये उसका मतलब है बस। ठीक, इसके बाद में क्या आप जानते हैं डू यू नो क्या है कि कृषि खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर
हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, तो जब सबको खाद्य सुरक्षा कब बनी रहती है? खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि सबको खाना उपलब्ध हो जाए, मेनली प्राथमिक आधार पर पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो ये सब जब उपलब्ध होता है तब क्या होता है? खाद्य सुरक्षा बनी रहती है। खाद्य सुरक्षा का ही कॉन्सेप्ट है। अब कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिक गहन कृषि करते हैं। अधिक गहन कृषि करते हैं, आपने देखा था एक गहन कृषि थी, उसमें मतलब 2-3 फसलें उगा देते थे, करते हैं। जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं, बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, छोटी जोतों पर क्या होता है कि जीविकोपार्जन के लिए कृषि उगाई जाती है, और वाणिज्यिक के लिए जो बड़ी जोतें होती हैं, बड़े लैंड फार्म्स होते हैं ना, वहाँ पे वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फर्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययन की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। ठीक है, विकासशील और विकसित देशों की कृषि के बारे में जानते हैं। भारत एक फार्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नालाल इस गांव का छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूँ या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों से संबंधित सलाह लेता है। वह अपने खेतों की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी बैल से ही खेतों को जोतने और परंपरागत विधियों का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लाता है। ठीक है, मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपाय और कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या सहकारी समिति से बीज की उच्च उपज वाली किस्मों पर औजार खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अब देखिए, भारत का खेत है। एक मुन्ना लाल का बताया गया है कि वो एक किसान है गाजीपुर का, जो कि यहाँ से थोड़ी सी दूर पे है, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं बनारस में। सॉरी। तो उसकी कंडीशन ये है कि वो चाहता तो है कि बहुत ज़्यादा करें चीज़ें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कर नहीं पाता है। क्या? क्योंकि ढांचागत सिस्टम ऐसा है, तो वो बहुत ज़्यादा कर नहीं पाता है। ठीक है, अब वो इतना सारा करता है। अब इसके बाद में एक दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का देख लीजिए। ये था इंडिया की बात हो गई, इंडिया का किसान कैसे होता है, नॉर्मल किसान। ठीक है, अब एक ये इंडिया के किसान, अब एक अमेरिका के किसान की बात देख लीजिए आप लोग। अमेरिका के किसान की कंडीशन क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार, अब उसका 1.5 एकड़ का था। ठीक है, भारतीय किसान की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 एकड़ का होता है। इसका कितना था? 1.5 एकड़ का था। ठीक है, अभी उसके एक किसान का आकार का कितना है? 250 एकड़। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है,
अभी गांव में रहता था, ठीक है, गांव के बीच में उसका घर था। अब वहाँ का किसान कहाँ रहता है? फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान, जो कि होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, इसके पास कितनी भूमि है? 300 हेक्टेयर। वह खेत में मक्का तब उगाता है जब आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि मक्का तभी उगाता है ना जब उसको आश्वस्त हो जाता है कि जल और मृदा की सब इस टाइप की कंडीशंस है कि यहाँ पे उसको पूरा दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। फसल को नुकसान पहुँचाने वाले पीड़कों के नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रमों की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो उसे खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को की आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में मदद करता है। अब देखो इसका क्या है कि सैटेलाइट से सब जुड़ा हुआ है। अब भाई 300 एकड़ में वो घूम तो पाएगा नहीं, ठीक है, तो उसका पूरा सिस्टम कैसे जुड़ा है? सैटेलाइट से। वो पूरा सब सिस्टम इसको प्रोवाइड करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, अब देखो कीटनाशकों का छिड़काव किसे? ड्रोन से कर रहा है छिड़काव। ये अमेरिका का किसान है। समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं और बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर किसान की तरह, ठीक है। चित्र 4.18 संयुक्त राज्य अमेरिका के फर्म में मशीनीकृत खेती, ठीक है। तो एक ऐसे काम नहीं करता है वहाँ का किसान की, वहाँ की कंडीशंस अलग हैं। वहाँ का किसान ऐसे काम नहीं करता है जैसे कि इंडिया का फॉर्मेट है। इंडिया में क्या होता है आपने देखा, इंडिया में ऐसे होता है, जबकि अमेरिका में अलग तरीके से होता है और वहाँ का सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। इंडिया का सिस्टम एकदम अलग तरीके से काम करता है। अब देख लीजिए कि वहाँ का जो किसान है, बताया लास्ट में क्या, कि व्यवसायी की तरह काम करता है, एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, ना कि उसके पास कितना 300 एकड़ का खेत है, इसके पास कितना 1.5 एकड़ का खेत है, ठीक है, 1.5 एकड़ का था ना, 1.5 एकड़ का। अब ये क्या सब किराए पे ले जा रहा है, उसके पास में तो सारी चीज़ें हैं, सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, सब पूरा उसका सिस्टम है और वो पूरा तो वो पूरा तभी जब उगाता है मक्का, जब इंश्योर हो जाता है कि हाँ सारी चीज़ें होंगी। मार्केटिंग का भी उसका पूरा सिस्टम होगा, एनालिसिस होगा, तो उस टाइप की फसलें उगाता है तब वो रिच हो जाता है। और ये जो है किसान जो मोतीलाल था, क्या था, मुन्नालाल, इसकी कंडीशन से एकदम अलग है। तो सब ढांचागत सिस्टम है, ये अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। वो इसका लैंड फॉर्म छोटा है, उसका लैंड फॉर्म बहुत बड़ा है, इसके कितना 200 गुना बड़ा है उसका लैंड फॉर्म, ठीक है। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है, जैसे एक बार देख लीजिए, MCQs क्वेश्चन देखते हैं। MCQs में पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उद्यान कृषि का अर्थ क्या है? फसलों एवं सब्जियों को उगाना, बिल्कुल ये होगा उद्यान कृषि। सुनहरा रेशा से आप क्या समझते हैं? पटसन। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है, ब्राज़ील होगा। देन उसके बाद में इंडिया 3rd नंबर पे था ना, देन कोई और देश था उसके बाद में। कारण बताइए, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। हाँ बिल्कुल प्राथमिक क्रिया है। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। उनकी जलवायु दशा, उनकी मिट्टी की दशा, उसके आधार पर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं हर जगह। क्योंकि इसमें प्राथमिक क्रिया इसलिए है कि प्राथमिक क्रिया की डिफिनीसन ही है कि जो प्राथमिक कार्यों से मत्स्य पालन, कृषि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। अंतर स्पष्ट करें। प्राथमिक क्रियाएं, प्रत्येक क्रियाएं
इसमें क्या होता है कि कृषि से संबंधित कार्य होता है, प्राथमिक इस क्षेत्र से संबंधित कार्य होता है। इसमें क्या होता है, सेवा, जैसे इसमें होता है एग्रीकल्चर फार्मिंग, और इसमें होता है परिवहन यातायात और बैंकिंग। निर्वाह कृषि एवं गहन कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है, निर्वाह कृषि होती है कि अब घर लो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, घर के ही लोग श्रम करके अपने निर्वाहन के लिए कृषि करते हैं। गहन कृषि क्या होती है, गहन कृषि होती है जब एक वर्ष में दो दो तीन तीन बार फसलें उगाई जाती हैं और ज़्यादा मेहनत की जाती है और मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने कृषि चैप्टर देख लिया। थैंक यू।